नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 30 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर, जो कि आपकी तैयारी और आपके रिवीजन के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सेशन को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखिए। प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में देने की जवाब कीजिए, अपने आप को आप जांचने की कोशिश कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? ऑप्शन है श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता या अधिगम अक्षमता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसे कहेंगे शैशव स्वलीनता यानी ऑटिज्म। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, कमजोर सामाजिक व्यवहार या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, कमजोर सामाजिक व्यवहार ये स्वलीनता के लक्षण हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन में प्रचक्र अथवा जलयान में यांत्रिकरण का जो स्थान है वह स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। यह कथन संबंधित है। तो स्कूल में प्रिंसिपल के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? पीसी रैन, जॉन डेवी, रूसो या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यह पीसी रैन ने कहा था स्कूल में प्रधानाचार्य की भूमिका के संबंध में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। एक शब्द यहाँ पर फलन, फलन का मतलब होता है फंक्शन, यानी इफेक्टिव टीचिंग फंक्शन है। इनमें से कौन सा है? उचित कक्षानुशासन, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, नियमित अध्ययन का या कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आपको जांचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस शिक्षण तकनीक को एकीकरण तकनीक के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से टीचिंग के किस तकनीक को एकीकरण तकनीक के नाम से भी जाना जाता है? निदर्शन तकनीक, वर्णन तकनीक, स्पष्टीकरण तकनीक या विवरण तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्पष्टीकरण तकनीक को एकीकरण तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह शिक्षण की तकनीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस शिक्षण कौशल द्वारा नवीन ज्ञान की उत्सुकता बनी रहती है? यहाँ पर शिक्षण के 4 कौशल दिए गए हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा शिक्षण का कौशल है जिसमें नवीन ज्ञान की उत्सुकता बनी रहती है? व्याख्यान कौशल, समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या श्यामपट कौशल। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, समापन कौशल यानी क्लोजर स्किल। जब टीचर किसी चैप्टर, किसी कंटेंट का समापन करता है तो अंत में इस प्रकार से उसका समापन करता है कि उसमें नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन संबंधित है अल्फ्रेड बिने, बकिंघम, फ्रीमैन या टर्मन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बुद्धि के संदर्भ में बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय आधार पर किया? शेल्डन, स्प्रेंजर, ग्लेन या क्रेचमर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। क्रेचमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय के आधार पर किया था। इन्होंने एक चौथा प्रकार भी बताया था, असाधारण प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 को मेंशन किया है, आप ध्यान में रख लीजिए। कई बार प्रश्न इसी प्रकार से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर मूल्यांकन के 4 तरीके बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें से मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए कौन सा प्रकार इनमें से प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक, निर्माणात्मक, नैदानिक या योगात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, नैदानिक मूल्यांकन इसे आप कहोगे, यानी डायग्नोस्टिक।
फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक्शन रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, एकदम सत्य। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, एकदम सत्य, क्योंकि यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, यह गलत है, बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक ना होके सीमित होता है और इसके जो निष्कर्ष होते हैं मूल्यांकन के उपरांत वह सार्वभौमिक या सार्वभौम नहीं होते। अगला प्रश्न है, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो डॉट डॉट इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है। तो जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इस प्रकार से किया जाने वाला चिंतन क्या कहलाता है, अपसारी, अभिसारी, ऊर्ध्व या विचारावेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसे कहेंगे अपसारी चिंतन। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से प्रश्न को वॉच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है। तो इन चारों में से कौन सी शिक्षण विधि अधिक अंतर क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है या विद्यार्थी केंद्रित है। समूह चर्चा, संगोष्ठी, वर्कशॉप या व्याख्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, समूह चर्चा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। अच्छे से समझने की कोशिश आप प्रश्नों को कर सकते हैं। तो समूह चर्चा में बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं तो यह बच्चों के लिए अधिक बेनिफिशियल और विद्यार्थी केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। स्थानन, नैदानिक, संकलनात्मक या रचनात्मक। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसे कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन, या कई जगह इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों में क्रिएटिविटी बनी रहती है, यानी सृजनात्मकता बनी रहती है, जो उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट करता है यानी प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। क्लास में टीचर के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक जनसंचार, सामूहिक संचार या आमने सामने का संचार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसे कहते हैं सामूहिक संचार। तो कक्षा में शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है, सामूहिक संचार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। इनमें से यहाँ पर शिक्षण की 4 विधियां दी गई हैं। तो जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता इनमें से किसके द्वारा संभव है। व्याख्यान विधि, निदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निदर्शन विधि में आप बच्चों को अधिक प्रतिभाग करने के लिए, सहभागी करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, इसमें बच्चों की उपस्थिति अधिक होगी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। एक्शन रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। यह क्षेत्रीय समस्याओं पर जोर देता है, यह तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है, इसकी उपलब्धियां सार्वभौम मान्यता पर आधारित होती हैं, इसका उद्देश्य विद्यालय प्रयासों में सुधारना होता है, यानी विद्यालय प्रयासों को सुधारना इसका मकसद होता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसकी उपलब्धियां सार्वभौम मान्यता पर आधारित होती हैं, ये गलत हैं, बल्कि इसका क्षेत्र सीमित है, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता, इसलिए इसकी उपलब्धियां सार्वभौमिक या सार्वभौम मान्यता पर आधारित नहीं होते। और यहाँ पर यही पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है लिंग भेद, आयु व बुद्धि, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए लिंग भेद, आयु व बुद्धि, वंशानुक्रम ये सभी जिम्मेदार हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये वीडियो केवल रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है, आप इसमें अपने आप को जांच सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। इनमें से अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है। अधिगम यानी सीखना अर्थात लर्निंग, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, रुचि व रुझान,
अधिगम की इच्छा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, अधिगम की इच्छा। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। बाकी बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, रुचि व रुझान ये क्या हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अधिगम की इच्छा व्यक्ति के अनुसार होती है। जैसे कहा जाता है कि पढ़ने के लिए सुबह का समय अच्छा होता है या सुबह के पीरियड अच्छे होते हैं स्कूल में, तो अधिगम की इच्छा आप इसे मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विधि सीखने यानी अधिगम की प्रभावशाली विधि नहीं मानी जा सकती। तो इनमें से कौन सी एक विधि सीखने की प्रभावशाली विधि नहीं मानी जा सकती। भ्रमण विधि या जिसे पर्यटन विधि भी कहते हैं, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि या खेल विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, व्याख्यान विधि। यानी लेक्चर मेथड को आप सीखना अर्थात अधिगम की प्रभावशाली विधि नहीं मानोगे, क्योंकि यह विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। इसमें बच्चे निष्क्रिय और शांत होकर केवल श्रोता बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया है। निम्न में से कौन सा नियम मुख्य नियम नहीं माना जाता। तो थॉर्नडाइक ने अपने नियमों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज, यानी मुख्य नियम और गौण नियम। तो इनमें से कौन सा नियम मुख्य नियम में नहीं आता। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या अभ्यास का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, बहु अनुक्रिया का नियम। इन्होंने मुख्य नियम बताए हैं 3 और गौण नियम बताए हैं 5। तो यह जो तीसरे नंबर का विकल्प है यह इनका क्या है, गौण नियम है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा इनके मुख्य नियम है, प्रधान नियम है, या आप कह सकते हैं प्राइमरी लॉज हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छोटा सा बच्चा गाय पहचानता है, आप उसे गाय की दुम यानी पूंछ के उपयोग या उसके जुगाली करने की आदत का ज्ञान कराते हैं। पढ़ाने की यह विधि कौन सी है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप इसे कहोगे। इसमें आप बच्चे को पहले गाय बच्चा पहचानता है, फिर आप उसकी दुम और उसकी जुगाली के संबंध में उसे सिखाना चाहते हो। ठीक है, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आप इसे कह सकते हैं, यानी एक प्रकार से मूर्त से अमूर्त की ओर भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें बच्चा पहले चीज़ों को समझता है, फिर उसके बाद उसके बारे में उसका अमूर्त चिंतन बढ़ जाता है, वो चिंतन करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इनमें से किस शिक्षण सूत्र यानी टीचिंग मैक्सिम पर आधारित है। यह विज्ञान के विषय के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर या शिक्षण से स्वाध्याय की ओर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है प्रदर्शन विधि में यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। और किसमें किया जाता है इस प्रकार इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग, आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण की परियोजना विधि निम्न में से दी। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड किसने दी। आर्मस्ट्रांग ने नहीं दी, विलियम किलपैट्रिक, बीएफ स्किनर या मारिया मॉन्टेसरी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विलियम किलपैट्रिक ने दी है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। आर्मस्ट्रांग ने दी है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि। बीएफ स्किनर का है अभिक्रमित अनुदेशन, मारिया मॉन्टेसरी की है मॉन्टेसरी विधि। तो शिक्षण की विधियां उनके जनक से संबंधित मैं कई बार आपको वीडियोस में इस प्रकार की जानकारी देता रहा हूं। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। यह सीखने का वक्र से संबंधित प्रश्न है। तो सीखना अर्थात अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र या एस आकार वक्र। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसे कहेंगे एस आकार वक्र या इसे मिश्रित वक्र भी कहते हैं या सीढ़ी नुमा वक्र भी इसे कहा जाता है। तो एस आकार वक्र को अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाला वक्र कहा जाता है, यह आप ध्यान में रख लीजिए। आखिरी के 6 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से वीडियो को वॉच करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, आरटीई 2009 की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के किस सेक्शन में यह प्रावधान या यह उल्लेख किया गया है कि जो प्राइमरी शिक्षा होगी वह मदर टंग अर्थात मातृभाषा में दी जाएगी। धारा 17, धारा 19, धारा 28 या धारा 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 29 यानी सेक्शन 29 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मदर टंग यानी मातृभाषा में दी जाएगी। यह प्रावधान राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में
किया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी क्लास में बच्चों की दिलचस्पी को जारी रखने के लिए, उन्हें मोटिवेट रखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग, चर्चा, कहानी बताना या प्रश्न पूछना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। टीचर को प्रश्न पूछना चाहिए कक्षा में बच्चों की दिलचस्पी को कायम करने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से बच्चे एक्टिव रहते हैं जवाब देने के लिए, तो इसलिए उनमें दिलचस्पी बनी रहती है पढ़ने के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख यानी केंद्रित है? संगोष्ठी, वर्कशॉप, व्याख्यान या समूह चर्चा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो चुका है। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन इसका सही उत्तर होगा। इसमें बच्चे एक प्रकार से एक्टिव रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो यह विद्यार्थी उन्मुख विधि है शिक्षण की, आप इसे मान सकते हैं यहाँ पर संगोष्ठी, वर्कशॉप, व्याख्यान और समूह चर्चा में से। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, वो इसे लचीला बनाया जाए, यह बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, इसमें शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए ना कि बाल केंद्रित, यही गलत है। बाकी ऊपर के 3 सही हैं। इसमें शिक्षा शिक्षक केंद्रित ना होकर क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जब से एनसीएफ 2005 आया है, आरटीई 2009 आया है, उसके उपरांत वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित है यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे को शिक्षा में केंद्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है? तो इनमें से किस आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है? नैदानिक, योगात्मक, स्थानन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। कई जगह इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा रहता है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न यह है, इस पर हम पहुंच चुके हैं, और यह है बीएस ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। पूछा गया है, बीएस ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम को पहचानिए। बीएस ब्लूम ने जो क्रियात्मक पक्ष दिया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो उन्होंने जो क्रियात्मक पक्ष में उद्देश्य बताए हैं, उनसे संबंधित जो ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? उत्तेजना, अनुकरण, कार्यवाही, समन्वय, नियंत्रण, आदतों का निर्माण। ये 6 हैं, तो हमें सही कूट को पहचानना है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने कंटिन्यू इन्हें रखा है। फर्स्ट पे उत्तेजना, दूसरे पे अनुकरण, तीसरे पे कार्यवाही, चौथे पे समन्वय, पांचवें पे नियंत्रण, छठे पे आदतों का निर्माण। यह आता है बीएस ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत। आप बीएस ब्लूम के भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है प्रश्न का निर्माण यहाँ से हो सकता है। तो आज हमने कुल 30 प्रश्न हल किए। यह एक प्रकार का साधारण सा मॉडल पेपर था, टेस्ट पेपर था, जिसमें आपने अपने आप को जांचने की कोशिश की। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इसमें कितने मार्क्स गेन किए, कितने मार्क्स प्राप्त किए, और आपका जो स्तर है वह कितना मजबूत हो चुका है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप एग्ज़ाम को अच्छे से दें और अपनी मंजिल को क्रैक करें। प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है उसके संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूं, उसे आप वॉच कर चुके होंगे या नहीं किए तो आप कर लीजिए। आराम से प्रश्नों को पढ़िए एग्जाम हॉल में, प्रश्न की भाषा, विकल्पों की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी में नहीं आता तो हिंदी में, हिंदी में नहीं आता तो अंग्रेजी में देखें, लेकिन अच्छे से करें, और OMR सीट को अच्छे से फिल करें। समय पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आई होप you will do your best and you will get your success.